गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं सत्यवान प्रमाणिक। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी वॉरियर्स एकेडमी में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे जुडिशियरी के बारे में, ठीक है ना। आज हम जुडिशियरी पार्ट में क्या क्या इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका जो हायरार्की सिस्टम है, उस सारे चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे इस वीडियो के अंत तक, ध्यान से वीडियो को देखिए। शुरू करते हैं आज का क्लास, ठीक है। आप अपने साथ में पेन और कॉपी साथ में रख लीजिए। जो भी इम्पोर्टेंट्स हम चर्चा करेंगे, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, उसका आप नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। आज हम चर्चा करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशियरी का, ठीक है ना। हमारे देश की जो सिस्टम है, जुडिशियरी सिस्टम है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आप सबको पता है द इंडियन जुडिशियरी इज सिंगल, ठीक है ना, इंटीग्रेटेड एंड यूनिफाइड। हमारे देश का जो जुडिशियरी सिस्टम है सिंगल है, इंटीग्रेटेड है और यूनिफाइड है, ठीक है ना। इट मीन्स दैट इफ अ पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड विद द जजमेंट got in the lower court, he or she can appeal to higher court. The judiciary is also organized hierarchically. The apex of the highest court in this structure is Supreme Court. ठीक है। एक चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे देश का जो जुडिशियरी सिस्टम है, ठीक है, ये इंटीग्रेटेड है, सिंगल है और यूनिफाइड है, ठीक है। यूनिफाइड है, इसमें किसी भी पर्सन को अगर कोई भी जजमेंट में, कोर्ट का जजमेंट में अगर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो वह उससे भी हायर कोर्ट में अपील करता है, हायर कोर्ट में अपील करता है, ठीक है, सेटिस्फेक्शन के लिए। तो इस तरह से हमारे देश का जो जुडिशरी स्ट्रक्चर है उसमें आप देख सकते हैं इस पिक्चर में पहला सबसे ऊपर का जो कोर्ट रहता है, ठीक है ना, सबसे ऊपर में आपका सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, ये सबसे बड़ा माना जाता है। उसके नीचे हाई कोर्ट है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं हम लोग, फिर सबऑर्डिनेट जज हैं, ठीक है। इसके बाद सबऑर्डिनेट जज जो होता है, ठीक है ना, क्लास 2 सबऑर्डिनेट जज एक हुआ और क्लास 1 में एक हुआ, ठीक है ना। और सबऑर्डिनेट जज क्लास 2 में, इसमें द हाजिरी कोर्ट होता है एक, और एक म्युनिसिपल कोर्ट जिसको हम लोग कहते हैं कोर्ट ऑफ सब जज 3 क्लास, ठीक है ना। ये आपका स्ट्रक्चर है हमारे यहाँ का जुडिशियरी सिस्टम का। द सुप्रीम कोर्ट, अब बात करते हैं हम सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है ना, जो सबसे बड़ा कोर्ट है, जो सबसे ऊपर का कोर्ट है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया। हमारे देश के लिए सबसे जो हाईएस्ट कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है। विद चीफ जस्टिस, इसमें चीफ जस्टिस होते हैं। इट फंक्शंस इन न्यू दिल्ली, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ ए चीफ जस्टिस एंड 25 अदर जजेस। जो सुप्रीम कोर्ट होता है ये हमारे देश की राजधानी न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है और इसमें चीफ जस्टिस के साथ 25 अदर जजेस होते हैं। द पार्लियामेंट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ इट्स जजेस। जो 25 जज होते हैं इसमें के नंबर में इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, पार्लियामेंट के ऊपर डिपेंड करता है। द चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। हम लोगों ने हमारे लास्ट वीडियो में इसकी चर्चा की थी, ठीक है। अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो हमारे YouTube चैनल में जा सकते हैं। YouTube चैनल में प्लेलिस्ट में आप उसको सर्च करके देख सकते हैं इसका लास्ट वीडियो, ठीक है ना। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और इसके सबऑर्डिनेट बॉडीज़ जो हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा किया था। आप जाके ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और शेयर टू योर फ्रेंड्स टू आवर चैनल। वाई? बिकॉज हम जो वीडियो आपके लिए तैयार करते हैं वो आपके फ्रेंड्स भी उसका फ़ायदा ले सकें, इसीलिए शेयर आवर चैनल। चर्चा करते हैं। हम क्या चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर कि
जो चीफ जस्टिस होते हैं उनका चुनाव या तो उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। इंडिया का जो प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है ना, अभी हमारे इंडिया का प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी, ठीक है ना। ही ऑल्सो अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। प्रेसिडेंट ही हाई कोर्ट का जज का भी चुनाव करते हैं। However, in making appointment of judges, he has to consult the Chief Justice of India. लेकिन जब हाई कोर्ट का जो जजेस होते हैं उनका जब चुनाव करने का रहता है, उनको अपॉइंट करने का रहता है, तो प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस से मिल के करते हैं वो, ठीक है ना, दोनों की कंसिडरेशन में होता है, लेकिन श्रेय प्रेसिडेंट को ही जाता है। अब हम देखते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, इस चीज़ की हम चर्चा करते हैं। तो बिकम ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ये तो होना ही है। ही शुड हैव एक्टेड एटलीस्ट फॉर 5 years एज ए जज। कोई भी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बनता है, उसको हाई कोर्ट में, ठीक है ना, स्टेट का हाई कोर्ट में 5 साल का 5 years का उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ही मस्ट हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट फॉर पीरियड ऑफ 10 years। या तो स्टेट हाई कोर्ट में 10 years एडवोकेट का काम कर चुका हो, या तो 5 years जज का काम कर चुका हो हाई कोर्ट में, या तो हाई कोर्ट में 10 years का वो एडवोकेट का काम कर चुका हो, ठीक है ना, एटलीस्ट ये होना चाहिए, ठीक है। He should be an eminent personality in the sphere of law in the eyes of the president। प्रेसिडेंट के नज़रों में क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है वो सबसे बुद्धिमान होना चाहिए। कहने का मतलब वो उसका छवि जो है, उसका पर्सनालिटी जो है वो अच्छा होना चाहिए। तो ये स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर में है, उसके बाद हाई कोर्ट है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। एंड इसका स्ट्रक्चर जो है वो आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर को नोट डाउन कर लीजिएगा, कॉपी कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। हाई कोर्ट होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है उसके नीचे, एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं। फिर उसके नीचे होता है आपका सबऑर्डिनेट जज क्लास 1 होता है। फिर उसके नीचे होता है सबऑर्डिनेट जज क्लास 2 होता है। और सबऑर्डिनेट जज क्लास 2 जो होता है उसमें आपका TIS हाजिरी कोर्ट एक होता है, और एक मुंसिफ्स कोर्ट या तो उसको कोर्ट ऑफ सब जज 3 क्लास कहते हैं, ठीक है ना। सो हम लोग इन सभी फैक्ट्स के बारे में, इन सभी पॉइंट्स के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। सो द रिटायरमेंट एज ऑफ द जज इज 65 years। जज का जो रिटायरमेंट एज होता है वो 65 years का होता है, ठीक है। ये 65 years का एज जब हो जाता है जज का, तो उसको रिटायरमेंट लेना पड़ता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव हिम इफ़ ही इज़ अपॉइंटेड वंस। एक बार अगर उसका अपॉइंटमेंट हो जाता है तो उसको रिमूव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। हमको रिमूव नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसलिए रिमूव नहीं किया जाता क्योंकि ये एक जजमेंट के पोस्ट में रहते हैं ना। हाँ, बहुत ही रेयर केस में ये सब आता है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है ना। हिज टर्म ऑफ सर्विस कैन नॉट बी इजीली चेंज नॉर कैन बी सैलरी बी रिड्यूस्ड। इनका सर्विस का जो पीरियड होता है उसको चेंज नहीं किया जा सकता है, तो आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता है। इनका सैलरी जो है उसको भी रिड्यूस नहीं किया जा सकता है, कम नहीं किया जा सकता है। द प्रेसिडेंट कैन रिमूव ए जज ओनली ऑन ए सर्टेन ग्राउंड ऑफ मेंटल इन्फॉर्मिटी और मिसबिहेवियर। सिर्फ एक ही व्यक्ति को इनको हटाने का, इनको रिमूव करने का अधिकार है, वो है प्रेसिडेंट। लेकिन उसमें भी उनका मेंटल इन्फॉर्मिटी होना चाहिए या तो मिसबिहेवियर वाला केस आना चाहिए, तभी जाके वो हटा सकते हैं उनको। बट फॉर दैट पर्पज द इंडियन पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू पास ए रेजोल्यूशन विथ एटलीस्ट 2/3 2/3 का मेजोरिटी होना चाहिए। अब उनको भी हटाने के लिए ऐसा नहीं कि कोई बोल दिया और हटा दिया, ऐसा नहीं, 2/3 का मेजोरिटी होना चाहिए, ठीक है ना, उनके पक्ष में। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस सिंस द इंडिपेंडेंस ऑफ कंट्री नो इंडियन जज हैज सो फार बीन इम्पीच्ड। हमारे देश में आज़ादी के बाद से अभी तक किसी को इस तरह से इम्पीच नहीं किया गया, किसी को इस तरह से किसी भी जज को हटाया नहीं गया है। ऐसा हमारे इतिहास में अभी तक नहीं है आज़ादी के बाद।
Thus, the judges of the Supreme Court enjoy full security of service because 2/3 of majority of the parliament cannot be easily available. 2/3 का मेजोरिटी पाना बहुत ही मुश्किल है। अगर 2/3 का रेशियो में नहीं रहा तो उनको कोई भी हटाया नहीं जा सकता है। The judges are not allowed to start their practice after retirement. एक बात है कि जजेज बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस होते हैं जो रिटायरमेंट के बाद भी अपना प्रैक्टिस चालू रखते हैं, लेकिन जज का प्रैक्टिस रिटायरमेंट के बाद नहीं रहता है। रिटायरमेंट किया मतलब उसको उसके बाद प्रैक्टिस नहीं करना है। Their salaries are a charge on the consolidated fund of India. ठीक है, और उनको इंडिया के फंड से उनका सैलरी दिया जाता है। The parliament cannot put these salaries to vote at all. The condition of service of the judges are meant to create an independent judiciary in the country. ठीक है, next we will discuss about the power and function of the Supreme Court. अब हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का पावर और इसका फंक्शन क्या है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। पावर एंड फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, देयर आर 3 टाइप ऑफ jurisdiction that the Supreme Court has, namely original jurisdiction, appellate jurisdiction and advisory jurisdiction. The Indian Supreme Court has original and appellate jurisdiction. Original jurisdiction gives it the power to hear case for the first time. ठीक है ना, फर्स्ट टाइम जो कोई केस होता है उसको मतलब कंसिडर करने का इनके पास पावर होता है। Thus all the dispute that arise between the central government, ठीक है ना, जो भी डिस्प्यूट सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है and any state government are decided by the Supreme Court of India. कोई भी बड़ा डिसीजन लेना रहता है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। या तो कोई भी केस होता है, अगर निचले स्तर पर अगर उसका जजमेंट नहीं हो सका या तो कोई निचले स्तर से कोई सेटिस्फाई नहीं हुआ हो तो उसको वहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट में वो अप्लाई कर सकता है उस केस के लिए। ठीक है, moreover, if the fundamental rights are infringement, the Supreme Court may take up the case. As such, justice is easily available for the Supreme Court, which is the highest tribunal of our country. The Supreme Court guarantees the fundamental rights to all citizens. अगर कभी हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है वो खतरे में पड़ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसके लिए जजमेंट देता है। सुप्रीम कोर्ट रिस्पॉन्सिबल है हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उसकी रक्षा करने के लिए। ठीक है ना, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसकी गारंटी देता है। ठीक है, इट हियर्स डिस्प्यूट्स बिटवीन 2 स्टेट्स। कोई भी 2 स्टेट्स में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको ये सुनते हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको जजमेंट दिया जाता है। ठीक है, या तो कोई गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको भी ये सुलझाते हैं सुप्रीम कोर्ट। द सुप्रीम कोर्ट entertains appeal against all the state high courts। ठीक है ना, स्टेट हाई कोर्ट के द्वारा कोई भी अपील जाता है सुप्रीम कोर्ट में तो वो सभी कुछ सुप्रीम कोर्ट उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं। Thus the Supreme Court is the final court that decides appeal। सुप्रीम कोर्ट को फाइनल कोर्ट के रूप में माना जाता है क्योंकि फाइनल डिसीजन रहता है। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट गिव्स इट्स own advisory opinion if the President of India refers some articles of the Constitution to it for this purpose। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है ये अपना एक एडवाइजरी ओपिनियन प्रेसिडेंट को अपना एडवाइजरी ओपिनियन देते हैं। ठीक है ना, यदि प्रेसिडेंट इसको कोई भी आर्टिकल हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी आर्टिकल हो
या किसी पर्पस के लिए हो तो उसको अगर रिफ़र कर देता है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना विचार व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। प्रेसिडेंट, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट दोनों मिलकर उस पर कंसिडर करते हैं। द सुप्रीम कोर्ट में गिव इट्स एडवाइस और ओपिनियन विच मे और मे नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द प्रेसिडेंट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो एडवाइस देते हैं इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट माने। अगर प्रेसिडेंट को अच्छा नहीं लगे तो वो नहीं मानेंगे, लेकिन अगर अच्छा लगा या तो वो जनहित में रहा तो उसको मान सकते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ गॉट appellate jurisdiction in all the 3 type of cases, constitutional, civil and criminal। सभी टाइप का केस में ये अपना विचार, अपना डिसीजन दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। सिविल केसेस होते हैं या तो क्रिमिनल केसेस होते हैं, इसमें जो हाईएस्ट डिसीजन कहेंगे या सबसे सुप्रीम डिसीजन कहेंगे वो सुप्रीम कोर्ट ही देते हैं। इसके बाद और कोई डिसीजन नहीं दिया जाता है। अगर ये डिसीजन दे दिए तो इसके बाद उसका कोई अपील नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद उसका कोई और केस जो है उसको जो डिसीजन फाइनल है वही फाइनल है, उसको कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है ना। The Supreme Court is a court that maintain all previous records। सुप्रीम कोर्ट ही एक ऐसा कोर्ट है जिसमें जितने पुराने रिकॉर्ड्स हैं सारे रिकॉर्ड्स वहाँ पर अवेलेबल होते हैं, ठीक है। जितने भी प्रकार के केस होते हैं सभी प्रकार के केस का रिकॉर्ड वहाँ पर मिल जाएगा। All the judgments of the Supreme Courts are duly recorded and printed। जितना भी जजमेंट होता है सभी कुछ वहाँ पर आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, प्रिंटेड मिलेगा। कभी भी आप उसका डिमांड कीजिएगा मिल जाएगा। द लोअर कोर्ट ट्रीट द जजमेंट्स जस्ट एज ए लॉ, ठीक है ना। दस इन इंडिया देयर इज वन यूनिफॉर्म जुडिशियल सिस्टम। द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट, ये हम सब जानते हैं इन द कंट्री, ठीक है ना। हमारे देश के लिए सुप्रीम कोर्ट सबसे हाईएस्ट कोर्ट होता है। ऑल अदर कोर्ट्स इन द कंट्री आर सबऑर्डिनेट कोर्ट, और जितने बाकी कोर्ट्स हैं सब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, ठीक है ना। एंड दे हैव टू ओबे द रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। बाकी जितने कोर्ट्स हम देखते हैं, चाहे स्टेट्स में देखते हैं, चाहे सब डिवीजन में देखते हैं, जो भी कोर्ट्स हैं ये सब सबऑर्डिनेट हैं किसका? सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है ना। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो सिस्टम बनाया जाता है, जो सिस्टम रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम किया जाता है, उसको ये मानने के लिए बाध्य है, उसी को फॉलो करना पड़ता है, इनको उसी को फॉलो करना रहता है। इट्स ऑर्डर एंड डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स इन द कंट्री। इट इज़ द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर एक हिसाब से देखा जाए तो ये फाइनल इंटरप्रेटर है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल इंटरप्रेटर है, ठीक है ना, इंटरप्रेटर है। So next now we'll discuss about the High Court, ठीक है। The High Court is the apex court in the state, ठीक है। हाई कोर्ट जो होता है ये apex court होता है हमारे स्टेट का। In India has 29 states and 7 union territories, ठीक है। The Constitution of India provides for a high court in each of the states। प्रत्येक स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है। But there can be a common high court for 2 or more states and union territories। लेकिन जो यूनियन टेरिटरीज होते हैं उनके लिए एक कॉमन हाई कोर्ट होता है, ठीक है ना। ये पिक्चर आप देख रहे हैं, ये हाई कोर्ट इलाहाबाद का हाई कोर्ट का है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं हाई कोर्ट का जो कॉम्पोजिशन होता है क्या होता है, ठीक है ना। अभी तक हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के बारे में चर्चा किया, अब हम हाई कोर्ट के बारे में जानेंगे, ठीक है। सो हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होते हैं, ठीक है। हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होते हैं और कुछ नंबर ऑफ जजेस होते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट फिक्स्ड द नंबर ऑफ जजेस फॉर हाई कोर्ट। लेकिन इसमें जो जज होते हैं इसका हाई कोर्ट इसका कितना मेंबर होना चाहिए इसका कोई फिक्स नहीं है। इट इज़ द प्रेसिडेंट हु हैज़ टू डिटरमाइन देयर एक्चुअल नंबर। अब प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं कि कितना इसमें
उसमें जज होना चाहिए, कितना मेंबर होना चाहिए, ये प्रेसिडेंट जज करते हैं। एट प्रेजेंट देयर आर 25 हाई कोर्ट्स इन आवर कंट्री। याद रखने वाली बात है, ठीक है ना, आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको, याद रखिएगा इस बात को कि हमारे देश में 25 हाई कोर्ट्स, ठीक है ना, 25 हाई कोर्ट हैं। द नंबर ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट इज डिपेंडेंट अपॉन द साइज और एंड पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। इसमें कितना जजेज होना चाहिए ये डिपेंड करता है उस स्टेट का कितना पॉपुलेशन है, ठीक है ना, या उसका साइज क्या है। इफ देयर आर ए नंबर ऑफ स्मॉल स्टेट्स, ठीक है, if there are a number of small states, only one high court discharge this function for them, ठीक है। The chief justice of high court is appointed by the president। हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उसको प्रेसिडेंट के द्वारा चुना जाता है। ऑन रिकमेंडेशन ऑफ एंड इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न। अब हाईकोर्ट का जो जज होते हैं इसका चुनाव तो प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन इसमें आपका चीफ जस्टिस होते हैं और स्टेट के जो गवर्नर होते हैं ये भी सहयोग करते हैं इनको चुनने में। ओके, नेक्स्ट वी विल नो अबाउट द क्वालिफिकेशन ऑफ ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट। एक हाई कोर्ट का जो जज होता है उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। आप एक चीज़ गौर कीजिएगा, जो मैक्सिमम जो गवर्नमेंटल बॉडी है, गवर्नमेंटल या एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट ऑफ आवर बॉडी है, उसमें सिटीजन ऑफ इंडिया का होना, सिटीजन ऑफ आवर कंट्री का होना बहुत ज़रूरी है। ही मस्ट हैव हेल्ड ए जुडिशियल ऑफिस इन द कंट्री फॉर एटलीस्ट ऑफ 10 ईयर्स ऑफ, ठीक है ना, 10 ईयर्स तक उसको जुडिशियल वर्क करना होता है, तभी जाके वो जज बन पाते हैं। ही शुड बी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर ए पीरियड नॉट लेस देन 10 ईयर्स। 10 साल से कम का प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए उनको एडवोकेट के रूप में, कम से कम 10 साल उनको एडवोकेट के रूप में एक्सपीरियंस होना चाहिए। ए हाई कोर्ट जज रिटायर्स एट द एज ऑफ 62। सुप्रीम कोर्ट का हम लोग देखे थे 65, ठीक है ना, हाई कोर्ट का जज का रिटायरमेंट का एज है आपका 62। ही और सी कैन ऑल्सो फेस इम्पीचमेंट ऑन चार्जेस ऑफ मिसकंडक्ट। अगर किसी प्रकार का मिसकंडक्ट करते हैं तो उनको इम्पीच किया जा सकता है, उनको उनके पोस्ट से हटाया जा सकता है। द हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस इन ए स्टेट। हाई कोर्ट स्टेट का, हमारे देश का सबसे हाईएस्ट कोर्ट कौन हुआ, सुप्रीम कोर्ट, लेकिन एक स्टेट का हाईएस्ट कोर्ट अगर देखा जाए तो हाई कोर्ट को माना जाता है, ठीक है। अदर कोर्ट्स आर सबऑर्डिनेट टू इट। जो बाकी कोर्ट्स होते हैं वो इसके सबऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है ना। द अपील्स अगेंस्ट द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जजमेंट्स आर मेडेड टू it in both civil and criminal cases, but the case about the enforcement of fundamental rights may be filed in the high courts by the citizen। अगर फंडामेंटल राइट्स वाला इश्यू रहता है तो उसको हाई कोर्ट में ही उसको सुलझाया जा सकता है उसको, ठीक है ना। अगर किसी प्रकार का क्रिमिनल केस रहता है, सिविल केस रहता है, ये तो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में अपील किया जा सकता है, वहीं से उसका सोल्यूशन मिल सकता है। लेकिन फंडामेंटल राइट्स की मैटर आएगी तो उसको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। The High Court can also decide the election petitions as such, ठीक है। Next we'll discuss about the jurisdiction of a High Court, ठीक है। A High Court has the jurisdiction which is of 3 types. The original jurisdiction lies with respect to revenue, जो कि आपका रेवेन्यू से जुड़ा होता है, इलेक्शन से जुड़ा होता है, रिगार्डिंग द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ ए सिटीजन, ठीक है ना। जो ये क्या कहते हैं जुरिस्डिक्शन, ठीक है ना, ये 3 टाइप का जो जुरिस्डिक्शन है, ये आपका पहला आपका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आपका रेवेन्यू जुड़ा हुआ रहता है, इससे रिलेटेड बातें फैक्ट रहते हैं, इलेक्शन से रिलेटेड होते हैं, और जो फंडामेंटल राइट्स हैं उससे रिलेटेड होते हैं, ठीक है।
A high court has also appellate jurisdiction with respect to all the cases of the lower courts in the concerned state. A high court has jurisdiction against the decision of session court in the state. Revisory jurisdiction of a high court pertains to the withdrawal of a case from a subordinate court, and if there is some constitutional point involved in it, it can take up the case in question. जिस तरह से हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे, ठीक है ना, हाई कोर्ट में भी आपका कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है, ठीक है ना, इट आल्सो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इट्स जजमेंट आर रिफर्ड टू बाय ऑल द लोअर कोर्ट जस्टिस लॉ. The High Court pertain to the jurisdiction of the lower court in the state as well. मतलब जो भी कोर्ट के रिकॉर्ड्स होते हैं, जो भी केसेस होते हैं, जो भी डिसीजन होता है, सारा कुछ रिकॉर्डेड होते हैं. ये अभी तक हम लोगों ने चर्चा किया हाई कोर्ट के बारे में. अब हम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जो इसके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, ठीक है ना, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं. इनका क्या रोल होता है. द स्टेट्स आर डिवाइडेड इनटू 6 डिस्ट्रिक्ट्स, ये आपको पता है, ठीक है ना. Every district has got many kind of courts which decide both civil and criminal cases. जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, यहाँ पर आपको सिविल केसेस और जो क्रिमिनल केसेस हैं, ये सब डिसाइड किए जाते हैं. इन ईच डिस्ट्रिक्ट द हाईएस्ट कोर्ट इज दैट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, ठीक है. ही कैन हियर सिविल सूट एंड आल्सो अपील अगेंस्ट जजमेंट ऑफ द लोअर कोर्ट, ठीक है. Additional district judges are also appointed if the quantity of work is heavier and one court finds it not possible to cope with it. इसमें एडिशनल जज इसमें अपॉइंट किए जाते हैं अगर कोई केस या कोई प्रॉब्लम बड़ा हो या हैवियर हो, ठीक है ना, तो इस पर या कोई इश्यू बहुत बड़ा हो जाता है, तो इसमें एडिशनल जज का भी प्रावधान है. The highest district court for trying criminal cases is that of the session judge. The criminal case can also be heard by the magistrate. जो criminal cases होते हैं, इसको magistrate भी इसका फैसला करते हैं और भी इसको सुनते हैं. But if their judgments do not favor the party, ठीक है ना, गौर करने की बात है, अगर उनका जजमेंट पार्टी को फेवर नहीं करता है, he may file an appeal in the district court, and if the latter fails to satisfy the party, it may go to the appeal to the high court of the state. Apart from this, there are courts of sub-judges that try civil cases involving property, ठीक है ना. अगर कोई केस में सेटिस्फेक्शन नहीं लगता है पार्टी को, तो वो हाई कोर्ट के लिए अप्लाई करता है, ठीक है ना. There are small cause court in big towns that decide case up to a certain nominal amount that charges time to time, ठीक है. There are village court that decide the case of movable property. बहुत छोटे छोटे कोर्ट्स होते हैं जो छोटे छोटे इश्यूज होते हैं उनको छोटे छोटे इश्यूज को ठीक करते हैं, ठीक है ना, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए. एक होता है आपका लोक अदालत. नेक्स्ट, लोक अदालत क्या होता है. इट वाज ब्राउट टू द नोटिस दैट द नंबर ऑफ कोर्ट एंड जजेस वर हाईली इनएडिक्वेट टू डील विद द लार्ज नंबर ऑफ केसेस. लोक अदालत भी एक है जगह है जहाँ पर छोटे छोटे जो केसेस होते हैं उनको सुलझाया जाता है. द पार्टीज इन द डिस्प्यूट आल्सो हैव टू स्पेंड लॉट्स ऑफ मनी टू रिड्यूस द टाइम एंड एक्सपेंडिचर टू स्पीड ऑफ द प्रोसेस. ए सिस्टम ऑफ लोक अदालत हैज बीन स्टार्टेड इन द कंट्री वेरी रिसेंटली. लोक अदालत बहुत हाल ही में शुरू किया गया है. जैसे कि अगर कोई छोटा मोटा केस है, उसके लिए डायरेक्ट उसको क्रिमिनल कोर्ट में या सिविल कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है. उसको
अगर लोक अदालत में वो निपट जाता है तो लोक अदालत से ही उसका समाधान किया जा सकता है। इससे लोगों का पैसा भी बचता है, ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं करना पड़ता है, ठीक है ना। अंडर दिस सिस्टम द केस आर डिसाइडेड स्पीडली एंड विदाउट मच ऑफ एक्सपेंडिचर। इसमें क्या होता है, ज़्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ता है और केस बहुत जल्दी निपट जाता है। द फर्स्ट, ठीक है ना। अब देखते हैं हम पहला लोक अदालत कब स्टार्ट हुआ। द फर्स्ट लोक अदालत वॉज हेल्ड ऑन मार्च 14, 1982 एट जूनागढ़ इन गुजरात। पहला लोक अदालत स्टार्ट किया गया था, आपका याद रखने की बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। पहला लोक अदालत 14 मार्च 1982 में गुजरात के जूनागढ़ में स्टार्ट हुआ था। इन विच 150 केसेस वर डिसाइडेड इन ए सिंगल डे। एक दिन में 150 केसेस सॉल्व किए गए थे। अब बताइए 150 केसेस सॉल्व करने के लिए अगर लोक अदालत नहीं होता तो उस केसेस को सॉल्व करने के लिए उनको कोर्ट जाना पड़ता, कोर्ट जाके मतलब सिविल कोर्ट जाना पड़ता है, हाई कोर्ट जाना पड़ता है, उसके लिए लॉट्स ऑफ एक्सपेंडिचर भी करना पड़ता, खर्च भी करना पड़ता, फिर समय भी स्पेंड करना पड़ता, टाइम भी लेता, ठीक है ना। लेकिन लोक अदालत के द्वारा एक ही दिन में बहुत सारे केसेस को समाधान किया जा सकता है, ठीक है ना। इसको याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये DVI है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द लीगल एड। अब लीगल एड क्या होता है इसको देखते हैं, ठीक है ना। लीगल एड क्या होता है? अंडर द लीगल एड स्कीम, ये एक स्कीम है, ठीक है। फ्री लीगल सर्विस आर मेड अवेलेबल टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो कमजोर, हमारे समाज का जो कमजोर वर्ग है, जो ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा स्पेंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, उनके लिए लीगल एड एक सेक्शन है, इसको रखा गया है, ठीक है ना। ये यहाँ पर अपना छोटे छोटे इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं, उनका समाधान उनको यहाँ से मिल सकता है। दे इंक्लूड पर्सन बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, वोमेन, चिल्ड्रेन, मेंटली इल पर्सन एंड डिजेबल पीपल एंड अदर पुअर पीपल। जो भी मतलब कहने का मतलब क्या है ना, इसमें जो भी वीकर सेक्शन है, इनका अगर कुछ समस्या होता है तो इनका समाधान के लिए लीगल एड का प्रावधान है। लीगल एड के द्वारा इनका समाधान किया जा सकता है। अब फंक्शंस ऑफ द जुडिशरी, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ द जुडिशरी। जुडिशरी क्या फंक्शन है, इसको अगर थोड़ी चर्चा करते हैं हम लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला अगर देखा जाए तो द जुडिशरी अपहोल्ड द लॉ एंड इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये क्या करता है? कानून को बनाए रखता है और फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा करता है, ठीक है ना। या तो फंडामेंटल राइट्स जो है इसको मजबूतीकरण देता है। एंड सिटीजन ऑफ द कंट्री कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इफ ही बिलीव्स दैट हिज फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड। अगर कोई भी सोचता है या तो किसी का भी फंडामेंटल राइट्स जो है वो वायलेट होता है या तो उसे छीना जाता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपना अपील दे सकता है, उनसे अपना मदद ले सकता है। टू रिसॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन एंड द गवर्नमेंट, बिटवीन 2 and more स्टेट गवर्नमेंट्स एंड बिटवीन इन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है ना। जितना भी प्रकार का डिस्प्यूट होता है, जो भी डिस्प्यूट होता है, किसी भी प्रकार का विवाद, चाहे वो सिटीजन के बीच हो, चाहे गवर्नमेंट के बीच हो, चाहे 2 स्टेट्स के बीच हो, चाहे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच हो, किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट हो, ये जुडिशरी का काम है उसको सॉल्व करना। एक चीज़ आपको पता है, जुडिशरी इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। जो जुडिशरी होता है ये एक फाइनल इंटरप्रेटर, इसके बाद और कोई डिसीजन नहीं होता है। एक बार जो डिसीजन ये दे दिया वो फाइनल डिसीजन होता है, ठीक है ना। इट हैज़ द पावर टू रिजेक्ट पार्टिकुलर लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में अगर कोई लॉ पास किया जाता है तो उसको रिजेक्ट करने का भी इनके पास पावर होता है। इफ इट बिलीव्स दैट दिस लॉज आर ए वायलेशन, दिस लॉज आर ए
वायलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर है उसको अगर वायलेट करता है सिस्टम को, तो इसको ये जो जुडिशरी सिस्टम है इसको हटा भी सकता है, ठीक है ना, इस लॉ को। दिस इज नोन एज जुडिशियल रिव्यू, इसको जुडिशियल रिव्यू के नाम से हम लोग जान सकते हैं। नेक्स्ट अगला हम देखते हैं ब्रांचेज ऑफ द लीगल सिस्टम है। इसका जो लीगल सिस्टम है इसका ब्रांच क्या है इसको देखा जाए, थोड़ा सा चर्चा करते हैं, ठीक है ना। इसमें आपका पहला क्रिमिनल लॉ, ठीक है, ब्रांच में अगर देखा जाए, ठीक है ना, ब्रांचेज में अगर हम चर्चा करें तो पहला है क्रिमिनल लॉ। सो क्रिमिनल लॉ क्या है? द लॉ रिलेटिंग टू द क्रिमिनल अगेंस्ट सोसाइटी आर नोन एज क्रिमिनल लॉ, ठीक है। लॉ रिलेटिंग टू द क्रिमिनल, जो क्रिमिनल से रिलेटेड लॉ रहता है, ठीक है ना, तो क्रिमिनल लॉ कहते हैं। केस ऑफ थेफ्ट, चोरी के केस में, रॉबरी केस में, फिजिकल इंजरी के केस में और मर्डर के केस में, ये सब को सब क्रिमिनल केस कहते हैं। मतलब मर्डर हो, चाहे फिजिकल इंजरी हो, चाहे रॉबरी हो, रॉबरी मतलब लूट हो, चोरी हो, ठीक है ना, इसको हम लोग क्रिमिनल केस कहते हैं। मेन फीचर ऑफ क्रिमिनल लॉज आर एज फॉलोज। ये सब जानिए, अगर आप कभी बाद में लॉ कीजिएगा या एडवोकेट का काम कीजिएगा या जज के लिए अप्लाई कीजिएगा, तो ये सब जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है ना। और ऐसे भी एक हमारे सिटीजन ऑफ आवर कंट्री होने के नाते ये सब जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। इसलिए ध्यान से हमारे वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, ठीक है ना। द मेन फीचर्स अगर देखा जाए क्रिमिनल लॉ का, तो ये है द पुलिस इन्वेस्टिगेट द क्राइम आफ्टर विच द केस इज फिल्ड इन द कोर्ट, ठीक है ना। पुलिस क्या करता है? इन्वेस्टिगेट करता है क्राइम का, ठीक है। द क्रिमिनल लॉ केस यूजुअली बिगिन विथ द लॉजिंग ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट विद द पुलिस। क्रिमिनल लॉ जनरली कहाँ से शुरू होता है? क्रिमिनल लॉ शुरू होता है कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति अगर थाना में या पुलिस के पास FIR, इसको हम लोग कहते हैं FIR कहते हैं, ठीक है ना, ये FIR करता है। सो FIR का फुल फॉर्म आप लोग याद रख लीजिए, ठीक है ना, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है FIR। ऐसे जनरली हम लोग FIR कहते हैं, ठीक है ना, लेकिन FIR का मतलब भी तो जानना है हमें ना, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है। ये पुलिस के पास फर्स्ट इन्फॉर्मेशन FIR किया जाता है, तो उसके बाद ये क्रिमिनल लॉ स्टार्ट हो जाता है इसका प्रोसेस, ठीक है। द क्रिमिनल लॉ डील्स विद कंडक्ट और एक्ट दैट द लॉ डिफाइंस एज ऑफेंस। फॉर एग्जाम्पल मर्डर, रॉबरी, harassing a woman for dowry, बहुत सारे केसेस हैं क्रिमिनल लॉज में, ये सब आते हैं आपका, ठीक है ना। इफ द accused is found guilty, he or she can be sent to jail as also fined। मतलब अगर कोई क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत आता है या तो पुलिस उसका इंक्वायरी करता है FIR के बाद, अगर उसको गिल्टी फाउंड किया जाता है, गिल्टी पाया जाता है, तो उसको या तो जेल भेजा जा सकता है या उसके साथ साथ उसको फाइन भी भरना पड़ सकता है, ठीक है ना। सो नाउ विल डिस्कस अबाउट द सिविल लॉ। अब सिविल लॉ क्या है इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं हम लोग, ठीक है ना। द केस दैट कंसर्न, आप देखिए सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ तो आप समझ में आ गया होगा क्रिमिनल लॉ आपको, ठीक है ना। सिविल लॉ क्या होता है? जो केस प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हो, या तो डैमेज ऑफ गुड्स से रिलेटेड हो, या तो ट्रांजिट बाय रेलवेज और अदर, ठीक है ना, काइंड दैट आर सिविल केसेस। सिविल केसेस में क्या क्या आता है? प्रॉपर्टी वाला, जो जमीन जायदाद वाला मैटर होता है, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, कोई भी किसी के सामान का क्षति हो जाना या सामान का क्षति कर देना, ये सब आपका सिविल लॉज में आ जाता है, ठीक है ना। सो इसका फीचर्स देखा जाए अगर, तो ओनली दैट अफेक्ट पार्टी कैन फाइल ए पिटीशन बिफोर द रिलेवेंट कोर्ट, ठीक है ना, सिविल कोर्ट में उसको जाना पड़ेगा, ठीक है। इन रेंट मैटर, देखिए अगर रेंट मैटर है, भाड़ा किराया इसका मैटर है, तो आप क्रिमिनल केस नहीं कर सकते हैं, उसमें आपको सिविल लॉ का ही सहारा लेना पड़ेगा। इधर द लैंडलॉर्ड और टेनेंट कैन फाइल ए केस, कोई भी कर सकता है, लैंडलॉर्ड भी कर सकता है, या तो जो वहाँ पर रहता है और किराएदार वो भी कर सकता है केस, ठीक है ना, according to the nature of. It deals with any harm or injury to right of individuals। गौर करने की बात है
किसी भी प्रकार का किसी का इंजरी से रिलेटेड हो, किसी भी कारण। फॉर एग्जांपल लैंड डिस्प्यूट रिलेटेड टू परचेज ऑफ गुड्स, रेंट मैटर, डाइवोर्स सिस्टम, डाइवोर्स, ठीक है ना। ये जितना भी केस है ये सब क्या है आपका सिविल केसेस हैं। द कोर्ट कैन गिव स्पेसिफिक रिलीफ टू द पार्टी। फॉर एग्जांपल द कोर्ट कैन गिव ऑर्डर टू द टेनेंट टू वेकेट द बिल्डिंग एंड द पे द पेंडिंग रेंट, ठीक है ना। ये कोर्ट इसमें आपको रिलीफ देता है, ठीक है, कि उसको या तो आप जगह खाली कर दें या तो उस पर जो पेंडिंग रेंट है उसको भर दें। नेक्स्ट लेट अस डिस्कस अबाउट द पीपल्स एक्सेसिबिलिटी टू द कोर्ट। अब कोर्ट तो है, ठीक है ना, लेकिन पीपल का एक्सेसिबिलिटी किस टाइप का है कोर्ट पर, इसको हम लोग थोड़ी चर्चा करते हैं। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन गो टू द कोर्ट इफ द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक हैज बीन अफेक्टेड बाय द डीड्स ऑफ द गवर्नमेंट के किसी कारण से अगर पब्लिक को इफेक्ट होता है कोई भी चीज़ तो वो कोर्ट के पास जा सकता है, ठीक है ना। अगर वो किसी चीज़ में सेटिस्फाई नहीं है तो कोर्ट के पास जा सकता है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज एक्सेस टू जस्टिस द सुप्रीम कोर्ट इन द अर्ली 1980s इंट्रोड्यूस लीगल मैकेनिज्म कॉल पब्लिक इंटरेस्ट लीगल, PIL, इसको भी याद रख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस PIL ये 1980 से ठीक है ना इंट्रोड्यूस किया गया था। द मेन फीचर ऑफ द PIL आर एज फॉलोज। इसका फीचर्स क्या होता है PIL मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है ना। इसमें आपका द मिड डे मील दैट द चिल्ड्रन रिसीव इन गवर्नमेंट एडेड स्कूल, ठीक है ना। इसमें जो ये देख रहे हैं आप बच्चे भोजन कर रहे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, तो गवर्नमेंट एडेड जो स्कूल होते हैं या तो गवर्नमेंट स्कूल होता है उसमें मिड डे मील मिलना ज़रूरी है। अगर कोई नहीं देता है तो उसको PIL के तहत उन पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इन 2001 ड्यू टू ड्रॉप इन राजस्थान एंड ओडिशा मिलियंस ऑफ पीपल फेस्ड एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। ऑन द अदर हैंड द गवर्नमेंट गोडाउन्स वर फुल ऑफ ग्रेन्स दैट वर ऑफ्टन बीइंग ईटन अवे बाय रैट्स। एक बार की बात है, राजस्थान और उड़ीसा में सूखा पड़ गया तो बहुत सारे लोग फूड शॉर्टेज के कारण भूख का सामना करना पड़ा। और वहीं पर अदर हैंड दूसरी जगह देखा जाए तो गोडाउन्स में जो है ना जो गोडाउन्स में जो अनाज रखे हुए थे उनको चूहा खा रहे थे। शो एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज फाइल PIL इन द सुप्रीम कोर्ट। तो ये सुप्रीम कोर्ट में PIL किया गया, ठीक है ना। ठीक है, एक तरफ लोग भूखे मर रहे हैं, दूसरा तरफ गोडाउन में अनाज जो है वो चूहा खा रहा है, मतलब बर्बाद हो रहा है। अगर उन अनाजों को पब्लिक में बांटा जाए तो अच्छी बात है ना, उसका यूटिलाइज हो जाएगा, इसके लिए PIL किया गया। इट एडवोकेटेड दैट द फंडामेंटल राइट टू लाइफ गारंटी इन द आर्टिकल 21। देखिए आर्टिकल 21 में क्या है, यदि इसको भी याद रखना है, लाइफ गारंटी। आर्टिकल 21 में क्या है, लाइफ का गारंटी के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, जरूरी है आपके लिए, ठीक है ना। लाइफ गारंटी इन आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड द राइट ऑफ फूड। कहने का मतलब राइट टू फूड, ये किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 21। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद करना है, ठीक है, याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आर्टिकल्स आप आगे बढ़ के जब बड़े क्लास में जाइएगा तो आपको ये सब बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे। सो राइट टू फूड की बात जब आ जाएगी तो आर्टिकल 21 याद रखना। द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द स्टेट हैड अ ड्यूटी टू प्रोवाइड फूड टू ऑल, ठीक है ना। स्टेट गवर्नमेंट का ड्यूटी है कि सबको फूड अवेलेबल कराए। आज PDS सिस्टम की बात हम लोग करते हैं, PDS सिस्टम के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसको कहते हैं, जिसको आप लोग राशन दुकान के नाम से जानते हैं। यहाँ पर कम दामों में, सस्ते दामों में लोगों को राशन मुहैया कराया जाता है, किस लिए, ताकि सबको फूड अवेलेबिलिटी हो सके, ठीक है ना। इट फर्दर डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फूड एट चीपर प्राइस थ्रू द गवर्नमेंट राशन शॉप, जिसके हम PDS सिस्टम जिसको कहते हैं, एंड टू प्रोवाइड मिड डे मील्स टू चिल्ड्रेन
आज स्कूलों में मिड डे मील दिया जाता है, ठीक है ना, आंगनबाड़ी केंद्र में मिड डे मील दिया जाता है बच्चों को। किस लिए? क्योंकि कोई भी भूखा ना रहे, इसके लिए। एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन कैन फाइल ए PIL, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति PIL कर सकता है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना, अगर उसका राइट हो, उसका जो अधिकार है उसको वायलेटेड किया जाता है। द लीगल प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल, इसका लीगल प्रोसेस वेरी सिंपल, बहुत आसान है। इवन अ लेटर और टेलीग्राम एड्रेस्ड टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आर ट्रीटेड एज अ PIL। अगर आप लेटर भी लिख देते हैं, ठीक है ना, या टेलीग्राम भी कर देते हैं, तो इसको PIL के तहत मान्यता दी जाती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। इन दिस वे द जुडिशरी इज playing a significant role in democratic India. It serves as a check on the powers of the executives and the legislature. Also, it protects the fundamental rights of the citizen. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की अगर बात करें तो ये हमारे जुडिशरी सिस्टम में बहुत इनका इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है ना, बहुत ही अहम भूमिका है, ठीक है, बहुत ही अहम भूमिका है। जो हमारा अगर फंडामेंटल राइट्स अगर कहीं पर वायलेट होता है, हमारा किसी प्रकार के अधिकारों का हनन होता है, तो ये उसमें अपना भरपूर योगदान देते हैं, सही डिसीजन देते हैं, ताकि लोगों को किसी का गलत ना हो सके। सो इस तरह से ये हमारा जो जुडिशल सिस्टम है हमारा यहीं पर समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। एक बार लाइक कर दीजिएगा हमारे वीडियो को, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ठीक है ना, ताकि जो भी अपडेट्स हम आपके लिए तैयार करेंगे वो आप तक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट। हम आपके जीवन के लिए शुभकामनाएं करते हैं। थैंक यू वेरी मच।